नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है। इससे पहले के जो एक्ट्स हैं उनकी जो पूरी की पूरी जो लक्ष्मीकांत की जो प्लेलिस्ट है, जैसा कि आपको पता है हमने शुरुआत किया है। तो बाकी जो वीडियोस हैं इससे पहले के जो एक्ट्स हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहां जाके आप वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उनको देख के आएंगे तो आपको समझ में धीरे धीरे आता चलेगा कि आगे वाले जो एक्ट्स आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। तो 1793 का जो ये एक्ट है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसका बैकग्राउंड, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएंगी। पीडीएफ आपको इसी बिन फनाइट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जैसे हमेशा की तरह मिलता है। ठीक है, चलिए, अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में इसका मतलब यह है कि इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी, आखिर क्या हुआ ऐसा कि ये एक्ट ब्रिटिशर्स को लाना पड़ा। तो देखिए, 1793 से पहले दो एक्ट्स ऐसे आए जिनसे जो ब्रिटिश रूल इंडिया में था उसको शेप मिल रहा था। ठीक है, जिसके आधार पर ये पूरा का पूरा लॉ जो ब्रिटिश रूल था वो चल रहा था। एक था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और एक था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। दोनों के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। 1783 में क्या होता है, 1783 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर। अब आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो गवर्नमेंट थी नहीं, रूल जो करता है ब्रिटेन में वो तो वहां का राजा करता है। ठीक है, तो 1773 से एक्ट से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी रूल करने के लिए, उसके ऊपर वहां के राजा जो क्राउन होता है उसने अपना कंट्रोल करना शुरू किया कि देखो, अब तुम मनमाने ढंग से काम नहीं करोगे, तुम वहां हमारे मैसेंजर की तरह, हमारे जो एम्बेसडर की तरह काम करोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहां पे प्रॉफिट कमा रही है वो केवल नाम तो हमारा ही है कि ब्रिटिश का कमा रहे हैं, देखो राजा जो ब्रिटेन का है वो भेज रहा है, तो सारा जो कंट्रोल है वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत कंट्रोल अब हम तुम्हारे पास रखेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये शुरुआत हो जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो इस जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 वाला, उसके अंदर जो पावर होती है वो डिवाइड कर दी जाती है किसके किसके बीच में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते थे, है ना, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, तो इन दोनों में अलग अलग पावर्स बांट दी जाती हैं। अब आपको समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब 1784 से लेकर 1793 तक होता क्या है। 1793 तक पहुंचते पहुंचते जो कंपनी की टेरिटरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारे जमीन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा जमा लेती है। ठीक है, बहुत सारे युद्ध, वॉर जो है वो इंडिया में लड़े जाते हैं। इसके अलावा जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, जिनको अ, फिलहाल की में, और जो क्या नाम है इसका, बंगाल। ठीक है, तो जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है इनको फिलहाल में, हाल फिलहाल में ही मद्रास प्रेसिडेंसी के बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर डाल दिया गया था। यहाँ पे जो रूल चलता था, है ना, आपको पता होगा कि गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल का। ठीक है, और बाकी जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनको कह दिया गया था कि आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऑर्डर को मानेंगे। समझ आया? तो जब ये कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा वो सुप्रीम अथॉरिटी होगा, यानी उसकी बात सबको माननी पड़ेगी, चाहे वो गवर्नर ऑफ मद्रास हो,
चाहे वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे हो। पर यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा था कि बहुत जगहों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बातें ये लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, मद्रास वाले और बॉम्बे वाले। ठीक है। बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट वाला जो एक मैटर है वो बना रहता था। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनको लगा कि भाई देखो, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इस जो कंट्रोल है इसको थोड़ा सा और मजबूत बनाते हैं, और जो कंपनी का चार्टर है उसको थोड़ा सा रिन्यू करते हैं, थोड़ा सा नया करते हैं। तो इसी स्ट्रेंथ को, इसी कंट्रोल को बढ़ाने के लिए और कंपनी के चार्टर को नया करने के लिए ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया था। अब उम्मीद है कि बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा जमीन पर कब्जा हो रहा था। ठीक है, बहुत सारे युद्ध हो रहे थे इंडिया में। बंगाल और जो मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसीज हैं, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल की बातें थोड़ा सा सीरियस नहीं ले रहे थे। तो इन्हीं सब चीजों के लिए, ठीक है, और कंपनी के चार्टर को थोड़ा सा रिन्यू करने के लिए, उसको फिर से और बढ़ाने के लिए 1793 का चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। ठीक है, यहां तक समझ आया? अगर यहां तक समझ में आया है तो अब चलते हैं इसके फीचर्स पे डायरेक्ट। सबसे पहले जो किया जाता है वो आता है रिन्यूअल ऑफ मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना, जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी, यानी कि केवल और केवल इंडिया में जो व्यापार करने का अधिकार था, वो व्यापार जो है, वो व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी कोई भी ब्रिटेन की कंपनी इंडिया व्यापार करने नहीं आएगी। इस अधिकार को, उसको जो ये अधिकार दिया गया था क्राउन के द्वारा, उस अधिकार को 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यानी 20 साल तक और इसको नया कर दिया जाता है कि अब जो है रूल जो है वो केवल और केवल कंपनी करेगी इंडिया के साथ। कोई भी और जो ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर है यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इसके इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि कंपनी और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, क्योंकि अब व्यापार करने के लिए वो अकेले है ना। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर ऑफ द एक्ट। क्योंकि जिस जो डिमांड वहाँ के मर्चेंट उठा रहे थे, वहाँ के जो व्यापारी हैं ब्रिटेन के, वो उठा रहे थे कि देखिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा ताकत दे रहे हैं, और ये मोनोपोली उनकी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। हमको भी अधिकार मिलना चाहिए कि हम भी जाएं और इंडिया में व्यापार करें। तो अभी तक ये अधिकार किसी को नहीं मिलता है। इसके अलावा गवर्नर जनरल की पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है। ग्रेटली इंक्रीज्ड द पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इस एक्ट से पहले ऐसा था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो कभी कभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऑर्डर को नहीं भी मानते थे। पर इस एक्ट के बाद, ये नियम ला दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग होगा जो दूसरी प्रेसिडेंसीज हैं उनके ऊपर। ठीक है, यानी कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेगा वही सबको मानना होगा। चाहे वो युद्ध का मैटर हो, चाहे वो रेवेन्यू का मैटर हो, चाहे वो डिप्लोमेसी का मैटर हो, हर एक मैटर में जो गवर्नर जनरल का डिसीजन होगा वो सबको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे कोई भी मैटर हो, गवर्नर जनरल सबसे सुप्रीम अथॉरिटी रहेगा और उसकी बात को सबको मानना पड़ेगा। दिस क्रिएटेड अ मोर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल जो होता है और भी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, मतलब एक हाथ में जो पावर है वो चली जाती है। ठीक है, और कंट्रोल कौन करता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ आया? चलिए, आपको कमेंट में क्या बताना है, आपके लिए एक होमवर्क है। चेक करके बताइएगा कि 1793 के समय अभी इस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है। ठीक है, ठीक है, सर्च करिएगा जरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस वक्त कौन है। ठीक है, 1793 के एक्ट में ये जो दिख रहा है ये आदमी। ठीक है, चलिए, एक और जो इम्पोर्टेंट
चेंज 1793 के एक्ट में किया गया वो क्या था? वो ये था कि जो भी सैलरीज होंगी और जो भी खर्चे होंगे, ठीक है, जो भी सैलरीज होंगी और जो भी खर्चे होंगे, जो जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनके, ठीक है, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, चाहे वो गवर्नर्स हो किसी भी प्रेसिडेंसी के, चाहे वो कमांडर इन चीफ हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे गवर्नर जनरल्स और जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, इनकी जो सैलरी होगी और इनके जो खर्चे होंगे वो सब दिए जाएंगे इंडियन रिवेन्यू से, जो भारतीय लोगों से, जो भारतीय जमीन पर जो पैसा ये कमाएंगी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, और या फिर ब्रिटिश लोग, ये सारा का सारा जो खर्चा है गवर्नर जनरल का, गवर्नर का, कमांडर इन चीफ का और भी अन्य ऑफिसर्स का, ये सारा खर्चा भारतीय जो कमाई होगी उससे दी जाएगी। ठीक है, समझ आया? यानी कि यहीं लूटो, यहीं पैसे अपने लोगों को बांटो, है ना। ये काम जो कर रहे थे ब्रिटिशर्स करने लगे थे। इसका मतलब क्या है? दिस क्लियरली शोज द ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिव्ड लग्जरली, है ना, लग्जरियसली इन इंडिया यूजिंग इंडियन मनी। मतलब भारत की ही, वो जो मैंने कहा ना कि भारत का ही पैसे का यूज करो, भारत के ही लोगों को लूटो, उनको ही नुकसान पहुंचाओ, उनको ही एक्सप्लॉइट करो और उनके ही पैसे पर मौज करो। ठीक है, ये काम किया शुरुआत में इस एक्ट ने, 1793 के इस एक्ट ने। ठीक है, इसके अलावा एक जो और भी इंपॉर्टेंट चीज की गई वो ये की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया गया? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अधिकार दे दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर चाहे तो वो कंपनी के पेपर्स को मैनेज कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है, उनसे डिमांड कर सकता है कि भैया लाइए, अपना पोथी पत्रा लाइए और ये अपने जो भी कागज पत्तर हैं वो हमको दिखाइए। समझ आया? यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में अब ये पावर आ गई कि वो सारे कंपनी के पेपर को एक्सेस कर सकता है, उनके रिकॉर्ड्स देख चेक कर सकता है। इससे होगा क्या? इससे हुआ ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था कंपनी के ऊपर वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको अब पॉलिटिकल मैटर्स में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात माननी ही पड़ेगी। समझ आया? सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स इनडायरेक्ट रूल इंक्रीज्ड फर्दर। तो अगर आप ध्यान से देखें हुआ क्या चीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सारे अधिकार दे दिए गए, है ना। इनडायरेक्टली जो पावर है वो अब धीरे धीरे क्राउन के हाथ में पूरी तरीके से जा रही है। अब पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पहले कंपनी अपने ढंग से काम करती थी, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अब थोड़ा सा और पावर मिल गया, उन्होंने कहा कि एक काम करिए, जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनमें आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात माननी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल चाहे उनको एक्सेस कर सकता है। समझ आया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को अब ये दे दिया गया जिम्मेदारी कि अब आप जब चाहें आप देख सकते हैं इनके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो करप्शन हो रहा था, ठीक है, जो इनके खुद के अंदर करप्शन हो रहा था, इसके लिए इन्होंने एक नियम बनाया। इन्होंने कहा कि नो गिफ्ट्स और ब्राइब्स अलाउड। इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि जो भी कंपनी के सर्वेंट्स हैं, जो भी कंपनी के लोग हैं, कंपनी के लोग ना ही किसी से गिफ्ट लेंगे और ना ही कोई भी घुस अलाउ है, यानी कि ब्राइब, ना ही घुस ले सकते हैं, ना ही कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं। किसी भी तरह का पर्सनल रिवॉर्ड, किसी भी तरह का, ठीक है, किसी भी तरह का पर्सनल रिवॉर्ड किसी भी इंडियन से कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिश ऑफिशियल या फिर उनका कोई भी सर्वेंट, कोई भी हो जो अगर ब्रिटिशर्स हो और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, तो किसी भी भारतीय से कोई भी
पर्सनल रिवॉर्ड तुमको नहीं लेना है। ये क्यों किया गया? ये क्यों किया गया? ये किया गया करप्शन को हटाने के लिए। इनके अंदर जो घूसखोरी चल रही थी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको बंद करने के लिए कह दिया गया कि अब कोई भारतीयों से कुछ लेगा ही नहीं। तुमको हम दे रहे हैं ना, हमारे खर्चे पे रहे हो, हमारा काम करो। भारतीयों से तुमको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, और तुम लोगे भी नहीं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और की गई कि काउंसिल के अंदर, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसके अंदर ये बोल दिया गया कि अगर जब भी जरूरत पड़े तो कमांडर इन चीफ जो होगा आर्मी का, है ना, जो कमांडर इन चीफ होगा आर्मी का, उसको पार्ट बनाया जा सकता है गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, अगर रिक्वायर्ड हो। व्हेन रिक्वायर्ड, द गवर्नर जनरल और द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी टू बी पार्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी जब भी जरूरत पड़े तो इंडियन जो भी ब्रिटिश आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है, वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बन सकता है। ये क्यों किया गया? तो ये किया गया फॉर द बेटर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, इसके लिए ये काम किया गया था। आया समझ में? मुझे लगता है कि अभी तक आपको जो भी इसमें फीचर्स किए गए वो आपको याद हो, मतलब आप पता चल गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। तो कौन कौन से अभी आपने फीचर्स पढ़े? देखिए, पहला, 20 साल के लिए कंपनी की मोनोपोली बढ़ा दी गई। दूसरा, गवर्नर जनरल को और भी ज्यादा पावर दे दी गई। तीसरा, जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल और ऑफिसर्स थे, है ना, चाहे गवर्नर जनरल हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे कमांडर इन चीफ हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा ऑफिसर हो, सबकी जो सैलरी होगी वो इंडियंस, जो भी भारत से पैसा कमाया जाएगा, उसी पैसे से दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर थोड़ी सी और बढ़ा दी गई। कोई भी भारतीय लोगों से जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, उनको ये सख्त मना कर दिया गया कि आप किसी भी भारतीय से कोई भी पर्सनल रिवॉर्ड नहीं लेंगे। इसके अलावा एक नियम और बनाया गया कि आप गवर्नर जनरल की काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जब भी जरूरत पड़े तो कमांडर इन चीफ ऑफ जो आर्मी है उसको इनवाइट किया जा सकता है, उसको इंक्लूड किया जा सकता है फॉर द बेटर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। अब हम आते हैं लास्ट में इसके सिग्निफिकेंस पर। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस 1793 के जो एक्ट है, इसकी महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है? वाई दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट? तो शुरुआत आती है। पहली बात तो ये जो काम करने आया था, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा और पावर देने के लिए और भी सेंट्रलाइज करने के लिए आया था। तो ये स्ट्रेंथ करने की कोशिश, मतलब मजबूत बनाने की कोशिश करता है जो सेंट्रल अथॉरिटी थी इंडिया में। ठीक है, इसको, यानी कि एक तरीके से देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था कंपनी के ऊपर, उसे बढ़ाने के लिए आता है, और बढ़ाता भी है क्योंकि इसके फीचर्स ही ऐसे हैं। ठीक है। इनमें ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई कि अब कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात माननी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो कंपनी की मोनोपोली थी वो अभी तक बरकरार है। केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है, कोई और प्राइवेट कंपनी ब्रिटेन की व्यापार करने नहीं आएगी। साथ ही साथ इस एक्ट से, अब इसी 1793 के एक्ट से आगे के जो एक्ट्स आएंगे उनके लिए फाउंडेशन स्टोन पड़ जाती है। ठीक है। 1813 वाला एक्ट हो, 1833 वाला चार्टर एक्ट हो, चाहे 1853 वाला चार्टर एक्ट हो, इन सब की जो नींव है, जो सबका बेस है, वो 1793 का ये चार्टर एक्ट है। ठीक है। कुछ क्रिटिसिज्म भी है इसका कि काफी चीजें इसने गलत भी हुई इसके अंदर। पहला तो, इंडियंस का जो वेलफेयर है, जो भारतीय जनता का वेलफेयर है, अब तो इन्होंने और भी कड़ा उड़ा दिया कि भाई अब जितने भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, है ना, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इनकी भी जो सैलरी होगी, ठीक है, इनकी भी जो सैलरी होगी, ये भी सैलरी इसी इंडियन से जो पैसा कमाएंगे, उन्हीं लोगों को से जो पैसा कमाएंगे, इन्हीं को जो लूटेंगे, उसी पैसे से हमारे ऑफिसर्स को सैलरी दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो है, वो जो मोनोपोली है ना, जो अभी तक बचा के रखी है ईस्ट इंडिया कंपनी की,
इससे केवल और केवल ब्रिटिश वाले मर्चेंट को, ब्रिटिश वाले जो क्या नाम है इनका, व्यापारी, केवल ब्रिटिश व्यापारियों को नुकसान नहीं होता है, इससे हमारे खुद के भारत के भी व्यापारियों को नुकसान होता है काफी ज्यादा। क्योंकि मोनोपोली है ना, अकेला वही एक ही कंपनी है जो बना के बैठी है ना। तो इससे ब्रिटिशर्स और इंडियन मर्चेंट दोनों को भी नुकसान होता है काफी ज्यादा। इसके अलावा इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन एज मोर एक्सपेंसेस वर टेकन फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज, होना ही था, क्योंकि आपने नियम लगा दिया कि अब जो खर्चा है वो गवर्नमेंट का, वो जो भी ऑफिसर्स हैं उन सब का खर्चा जो होगा वो ब्रिटिश, जो इंडिया में कमाई होगी उसी से निकाला जाएगा, जो इंडियन रिवेन्यूज होगा उसी से ये सब खर्चे दिए जाएंगे। तो भाई खर्चा अगर ज्यादा होगा, खर्चे क्योंकि पहले तो नहीं था फिर भी इतना लूटते थे, तो अब तो खर्चा बढ़ा दिया है तो अब तो इनके पास और भी बहाना मिल गया है, तो ये भी और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना। तो बुरी हालत और भी ज्यादा होने वाली थी। समझ आया आपको? ठीक है। इसके बाद आते हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, कि भाई ये एक्ट ओवरऑल कैसा था। देखिए, जो 1793 का जो एक्ट था, ये इसको हम कंसोलिडेटिंग एक्ट यानी कि एक मजबूत एक्ट मान सकते हैं। इसने बहुत सारी चीजें नहीं, बहुत सारे नए आइडियाज तो नहीं दिए, लेकिन इसने जो पुराने आइडियाज थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था पुराना, उसी को मजबूत बना दिया। ठीक है, और भी ज्यादा ताकतवर कर दिया इसने। जो ब्रिटिश रूल है इसको और भी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड कर दिया और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। तो इस एक्ट से, 1793 के एक्ट से, जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर, वो और भी ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाता है, पावर उसकी और बढ़ जाती है ना, कंपनी के ऊपर। और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, क्योंकि करप्शन वगैरह रोकने के लिए, है ना, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी ये बोल दिया कि अब आप कंपनी के पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राइबरी पर रोक लगा दी, किसी भी पर्सनल रिवॉर्ड पर रोक लगा दी, ताकि करप्शन ना हो, है ना। और भी एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा वो बैलेंस करने के लिए इसने काम किया, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई। जो ब्रिटिश का रूल है इंडिया में, है ना, एंड मोर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो सबसे ज़रूरी चीज़ ब्रिटिशर्स चाहते थे, जो ब्रिटिश क्राउन चाहता था, वो होने लगा, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। समझ आया आपको? ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इतना समझ में आया है तो थैंक यू सो मच आपको इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए आप लोग, आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है ना, क्योंकि बच्चों से ही टीचर बनता है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं उतना ज़्यादा आगे जाऊंगा, मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, और मैं उतना ही ज़्यादा फ्री में आपको ये सारे मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इसी बीन फनाइट पर पीडीएफ आपको सेम टू सेम यही स्लाइड्स मिल जाएंगी। नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि सारे मैंने जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसके फीचर्स हो गए, इसका बैकग्राउंड हो गया, या इसका सिग्निफिकेंस हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये सब कुछ मैंने एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कुछ आगे आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे चाहे टेलीग्राम पे, आप दोनों जगहों पर इसी बीन फनाइट के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वगैरह सारी कुछ चीज़ें वहीं पे आपको मिल जाएंगी। चलिए, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, आगे की वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा। थैंक यू सो मच।